तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम चलेंगे मध्य प्रदेश की वादियों में बसे एक बहुत ही रहस्यमय गांव बीरमपुर की तरफ। ये कोई आम गांव नहीं है दोस्तों। यहां शुरुआत होती है एक ऐसे खौफनाक रहस्य की जो पूरे 400 साल पुराना है। आज हम इस सोर्स मटेरियल के जरिए उस शाप की डीप डाइव करेंगे जिसने सदियों से वहां के लोगों में डर बिठा रखा है। बम बम बैश, बम बम बैश सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन जरा सोचिए, बीरमपुर की ठंडी अंधेरी रातों में ये मौत की असली दस्तक है। सोर्स के हिसाब से ये उन खौफनाक ताबूत उठाने वालों के भारी कदमों की आहट है। एक ऐसी आहट जिसे सुनते ही गांव वाले खौफ से कांप उठते थे। द कर्स ऑफ द पास्ट, यानी अतीत का वो श्राप जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो सबसे अहम बात यह है कि कहानी शुरू होती है 1600 के दशक में मदन नाम के एक विद्रोही लड़के से। उसके पिता बुरी तरह डरे हुए थे, पर क्यों? इसका जवाब है निशीर मौलो। सोर्स डिटेल में बताता है कि ये 4 बेहद डरावने आदमी होते हैं जो अपने कंधों पर एक भारी ताबूत उठाए सिर्फ शनिवार की रात को निकलते हैं। इनका एक सिंपल लेकिन जानलेवा नियम था, आहट सुनते ही चुप जाओ। पर मदन ने इन चेतावनियों को हल्के में लिया और अनजाने में उनसे आंख मिला ली। और उस एक गलती का अंजाम जानते हैं क्या हुआ? मौत। मदन एक बरगद के पेड़ के पास बिल्कुल बेजान मिला और उसके चेहरे पर आखिरी पल का वो खौफ जमा हुआ था। लेकिन सच कहूं तो कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से हम ठीक 400 साल आगे आज की दिल्ली में जंप करते हैं। यहां मेघनेर नाम की एक लैब वर्कर को हर रात एक डार्क और घने जंगल के सपने आ रहे हैं। वो रोज सुबह ठीक 9 बजे पसीने से तरबतर एकदम पैनिक में जागती है। पार्ट 2, द मॉडर्न मोटिवेशन। यहां विज्ञान और प्राचीन अंधविश्वास का आमना सामना होता है। अब जरा इस अजीब इत्तेफाक पर गौर करते हैं। मेघना और उसकी लैब पार्टनर ईशिता अपने बॉस के एक प्रोजेक्ट डेडलाइन से बचने की कोशिश कर रही हैं, पर यहां 2 चीजें बिल्कुल परफेक्टली मैच कर जाती हैं। एक तरफ है मेघना का वो रिकरिंग बुरा सपना जिसमें एक विशालकाय पक्षी और हरे रंग का लिक्विड टपकाने वाला एक पेड़ दिखता है, और ठीक दूसरी तरफ ईशिता के पास एक पुरानी लोक कथाओं की किताब है जिसमें बिल्कुल लिटरली वैसा ही पेड़ और वही नज़ारा बना हुआ है। और अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि आखिर वो हरा लिक्विड है क्या? उस प्राचीन किताब के हिसाब से ये मृत्युंजय अमृत है, यानी अमरता देने वाला एक मिथिकल हरा लिक्विड जो पूर्णिमा की रात को सिर्फ और सिर्फ उसी एक खास पेड़ से टपकता है। यही वो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसने इन दोनों लड़कियों को शहर की सेफ्टी छोड़कर एक अनजान खतरे की तरफ खींच लिया। खैर, साइंस के नाम पर बनाया गया इनका ये प्लान सच में काफी रेकलेस था। स्टेप 1, अपने प्रोफेसर जयदेव की डेडलाइन को पूरी तरह इग्नोर करना, जो ऑनेस्टली शायद ही कभी अच्छा आइडिया होता है। स्टेप 2, 5 घंटे की बस पकड़कर सीधे बीरामपुर पहुंचना। और स्टेप 3, उस एंशिएंट लिक्विड का टेस्ट करने के लिए उस गांव में पेड़ को ढूंढ निकालना। प्लान बिल्कुल सीधा था, पर इनको अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पार्ट 3, ओमेन्स ऑफ बीरमपुर विलेज। जैसे ही मॉडर्न साइंस उस गांव की बाउंड्री में एंटर करता है, चीजें बुरी तरह बदलने लगती हैं। गांव के दरवाजे पर कदम रखते ही पूरा एनवायरनमेंट जैसे हॉस्टाइल हो जाता है। अचानक खिली हुई धूप गायब हो जाती है, आसमान बिल्कुल काला पड़ जाता है और एक डरावनी धूल भरी आंधी शुरू हो जाती है। वहां के लोकल्स भी इस इम्पॉसिबल मौसम से बिल्कुल हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे गांव खुद इन आउटसाइडर्स के आने पर रिएक्ट कर रहा हो। लेकिन लड़कियां अपना राज छुपा कर रखती हैं। उन्होंने गांव के मुखिया को एक मस्त झूठी कहानी सुनाई कि वो एक स्टडी के लिए 5 गांव की रिसर्च कर रही हैं। और गेस व्हाट, मुखिया ने इस कवर स्टोरी पर आसानी से यकीन कर लिया। उन्होंने इतनी मेहमान नवाजी दिखाई कि लड़कियों को रेंट पर घर लेने के बजाय अपने ही घर में रुकने का ऑफर दे दिया। पर वो खराब मौसम तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। अब रिलीजियस और सुपरनैचुरल ओमेन्स का सिलसिला शुरू होता है। जैसे ही वो मुखिया के घर आती हैं, वहां मंदिर का दीपक अचानक बुझ जाता है। ठीक उसी पल गांव के पुजारी का दीपक भी अपने आप बुझ जाता है और पुजारी आसमान में काले सायों को मंडराते हुए देखता है। ये सब बिल्कुल क्लियर साइंस थे कि कोई बहुत ही पुरानी और बहुत ही डार्क ईविल एनर्जी अब जाग रही है। और इसी सब के बीच सामने आता है ये नंबर 400। मुखिया का बेटा अनुज बातों बातों में बताता है कि वहां राजा सूरजभान का एक 400 साल पुराना राजमहल है। अब मृत्युंजय
अमृत ढूंढने आई मेघना और इशिता की क्यूरियोसिटी सारी हदों को पार कर चुकी थी। उन्होंने सारी वार्निंग्स को कंप्लीट इग्नोर किया और आधी रात को वहां जाने का खौफनाक रिस्क ले लिया। पार्ट 4 द मिडनाइट कन्वर्जेंस। ये वो पॉइंट है जहां आकर सारी अलग अलग कड़ियां आपस में टकराती हैं। और यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट होता है कि ठीक रात 12 बजे आखिर चल क्या रहा था। एक तरफ महल का ग्रुप है जो चुपचाप अंदर घुस रहा है, दूसरी तरफ जंगल के किनारे जुआ खेलने वाले 2 गांव वाले हैं, और तीसरी तरफ डर में डूबा गांव का पुजारी। पूरा बीरमपुर ठीक आधी रात को एक साइमल्टेनियस कियोस में फंस जाता है। जरा इस पैरेलल टाइमलाइन पर गौर कीजिए। महल के अंदर मेघना को एक अजीब सा डेजावू फील हो रहा है और अचानक उन्हें गलियारे में किसी के भारी जूतों की आवाज सुनाई देती है। और ठीक उसी वक्त जंगल में संपत और कप्तान के सामने वो लाल चमकती आंखों वाले 4 ताबूत उठाने वाले अचानक प्रकट हो जाते हैं। और फिर आता है वो अल्टीमेट क्लिफ हैंगर मोमेंट। वो आहट, वो बम बम बाश का मंत्र एकदम से रुक जाता है। एक डरावना सन्नाटा छा जाता है और फिर वो ताबूत खुलता है। उसमें से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकलती है जो पूरे गांव को सोते हुए डर के मारे जगा देती है। उस चीख को सुनकर पुजारी बुरी तरह पैनिक में मुखिया के पास भागता है और उसके मुंह से घबराहट में बस ये अल्फाज निकलते हैं, निशीर मोलो, वो जाग गए हैं। ये इस बात का खौफनाक कन्फर्मेशन था कि 400 साल पहले जिस श्राप ने मदान की जान ली थी वो अब पूरी तरह लौट आया है। तो इस एक्सप्लेनर को हम इन्हीं प्रोवोक करने वाले सवालों के साथ रोकते हैं। आखिर ये निशिर मोलो एग्जैक्टली हैं कौन? उस खुले हुए ताबूत के अंदर सच में क्या छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, आज की इस मॉडर्न लाइफ जीने वाली मेघना का इस 400 साल पुराने श्राप से क्या कनेक्शन है? इन सवालों पर डेफिनेटली विचार कीजिए, क्योंकि जो रहस्य इस पर्दे के पीछे है वो इंसानी सोच से कहीं ज्यादा डरावना हो सकता है।